आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव को ले रहे हैं। इससे पूर्व में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसमें एक आइंस्टीन इक्वेशन प्राप्त की थी उसको और उस इक्वेशन का वेरिफिकेशन कर चुके हो। आज हम कॉम्पटन इफेक्ट को ले रहे हैं। कॉम्पटन ने देखा कि जब कम परमाणु भार वाले तत्व जैसे कार्बन आदि पर मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज को आपतित करते हैं तो जो विकिरण प्रकीर्णित होता है टकराने के बाद उस विकिरण की तरंग दैर्ध्य आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा होती है, अर्थात तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य में वृद्धि के इस प्रभाव को ही कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि किसी विकिरण में निहित ऊर्जा का मान तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है तो निहित ऊर्जा का मान घट जाता है। तो आपतित विकिरणों की तुलना में प्रकीर्ण विकिरणों की तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो रही है, तो इससे अभिप्राय है कि जो विकिरण है उसकी ऊर्जा कुछ टकराने के में खर्च हो रही है और जितना उस तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है यही वृद्धि कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाता है, कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य कहलाता है। इस इफेक्ट को कॉम्पटन के पैरेलल पी डिवाई द्वारा भी ज्ञात किया गया था। इस कारण से आज हम इस कॉम्पटन प्रभाव को कॉम्पटन प्रभाव न कहकर कॉम्पटन डिवाई प्रभाव भी कहते हैं। आज हम इसी प्रभाव को डिटेल में स्टडी करेंगे और तरंग दैर्ध्य में कितनी वृद्धि होती है इस वृद्धि के मान की गणना करेंगे। तो अब हम लेते हैं कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव को अभी आप समझ चुके हैं और इसमें हुई तरंग दैर्ध्य की वृद्धि को जब कॉम्पटन ने कैलकुलेट किया था तो इसका मान डेल्टा लैम्डा बराबर 2h अपॉन m0c साइन स्क्वायर θ/2 मिला था। यहाँ पर h प्लांक की स्थिरांक है, m0 इलेक्ट्रॉन का विराम अवस्था में द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है और थीटा जो प्रकीर्णित विकिरण है उसका आपतित विकिरण की दिशा से बना हुआ कोण है। अब इस सूत्र की व्युत्पत्ति हम करते हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति के लिए हम ये डायग्राम आप देखिए। इस डायग्राम में कॉम्पटन ने माना था कि बिंदु P पर एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में उपस्थित है जिसका विराम द्रव्यमान m0 है। वास्तविकता में ये आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में नहीं रहता है, लेकिन उनकी जो हाइपोथेसिस थी उसमें ये माना कि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में है और उसी विराम अवस्था में उसका बिंदु P मान करके हम चल रहे हैं। इस P बिंदु पर वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस इलेक्ट्रॉन से जो विकिरण टकराता है या आपतित हो रहा है उस आपतित विकिरण का तरंग दैर्ध्य हम लैम्डा मान लें, आवृत्ति ν के बराबर है। तब उस विकिरण में निहित ऊर्जा का मान hν होगा और संवेग का मान hν/c होगा। सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए हम ये मान रहे हैं कि ये विकिरण बिंदु P पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराकर इस आपतित दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रकीर्णित हो जाता है, इस दिशा में प्रकीर्णित हो जाता है और इस कोण का मान कितना है, थीटा है।
और टक्कर के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन है, प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन है, वह इस आपतित दिशा से फाई कोण बनाते हुए आगे निकल जाता है और इस इलेक्ट्रॉन का वेग v और जो अब गतिशील अवस्था में है, तो इस गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लेते हैं। m0 विराम द्रव्यमान था और m गतिशील अवस्था में द्रव्यमान है। ये जो स्कैटर्ड फोटोन है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य के मान में परिवर्तन होगा, हम मान लेते हैं कि इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश है और आवृत्ति का मान, परिवर्तित आवृत्ति का मान नू डैश है, तब इसमें निहित ऊर्जा का मान एच नू डैश होगा और संवेग का मान एच नू डैश अपॉन सी होगा, जो हमने इस विकर्ण के सापेक्ष में प्रदर्शित कर रखे हैं यहाँ पर। अब गणना के लिए हम देखते हैं कि इसकी गणना कैसे कैसे करते हैं। तो आपके द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का सिद्धांत पढ़ा हुआ है, जो विराम द्रव्यमान और गतिशील द्रव्यमान के मध्य संबंध व्यक्त करता है। उस आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² होता है, जिसमें v उस गतिशील कण का वेग है और c प्रकाश का वेग है। m गतिशील कण का द्रव्यमान है, m0 विराम अवस्था में द्रव्यमान है। यदि हम इसका दोनों ओर वर्ग करें तो m² बराबर m0² c² अपॉन c² माइनस v² प्राप्त होगा। क्योंकि c² है, हम एलसीएम लेंगे, ऊपर पहुंचेगा, तो m0² c² अपॉन c² माइनस v² प्राप्त होता है, जिसे अभी हम समीकरण नंबर 1 के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ से हम कुछ और फंडामेंटल कंक्लूजन निकालते हैं और उनको सॉल्व करके फिर उस इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार आप जानते हो कि टक्कर से पूर्व की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा बराबर होती है। टकरा कौन कौन रहे हैं? विकिरण विराम अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। विकिरण की आवृत्ति हम नू मान रहे हैं, तो उसमें निहित ऊर्जा का मान एच नू होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान विराम अवस्था में m0 मान रहे हैं, तो आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसका निहित ऊर्जा का मान m0 c² होगा। तो टक्कर से पूर्व की कुल ऊर्जा हो जाएगी एच नू प्लस m0 c²। जब ये विकिरण इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसकी आवृत्ति परिवर्तित हो जाती है और परिवर्तित आवृत्ति का मान नू डैश है, तो निहित ऊर्जा का मान एच नू डैश हो गया। और गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो उसमें निहित ऊर्जा का मान mc² हो गया। तो टक्कर के पश्चात ऊर्जाओं का मान कितना होगा? एच नू डैश प्लस mc²। और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ये दोनों बराबर होंगे, तो समीकरण 2 हमें प्राप्त होती है एच नू प्लस m0 c² इज इक्वल टू एच नू डैश प्लस mc²। अब हम इस पर संवेग संरक्षण के नियम को अप्लाई करते हैं। संवेग संरक्षण के नियम में भी यह है कि टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के पश्चात का संवेग बराबर होते हैं, लेकिन संवेग दिशा पर निर्भर करता है और रिजल्टेंट संवेग मोमेंटम निकालने के लिए हम इसके घटकों के सापेक्ष निकालेंगे। एक तो आपतित विकिरण की दिशा में संवेग का घटक कितना है, उसकी लंबवत दिशा में संवेग कितना है, और दोनों का वर्ग करके हम रिजल्टेंट मोमेंटम या परिणामी संवेग का मान ज्ञात करते हैं। घटक किस तरीके से निकाले जाते हैं और क्यों निकालते हैं, उसको मैं पहले अलग से समझा देता हूँ आपको, फिर उसके आगे चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी बिंदु A पर कोई बल F लग रहा है और
एक्स अक्ष से इस बल की दिशा थीटा है, जैसे डायग्राम में मैंने प्रदर्शित कर रखा है, और इसकी लंबवत दिशा में फिर कोण का मान कितना होगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। जब ये 90 माइनस थीटा है तो x दिशा में इसका घटक मान लेते हैं F1 है, और y दिशा में इसका घटक F2 है। तो इसका जो मान हमें मिलेगा F1 का मान, तो ये ट्रायंगल पूरा हुआ। तो इसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो F1 बराबर F cos थीटा आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है। तो F1 आधार के रेफरेंस में है और फोर्स F कर्ण के है, तो F1 बटे F बराबर cos थीटा, तो F1 बराबर cos थीटा होगा। इसी तरीके से जब F2 को निकालेंगे तो F2 बराबर F cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो F2 बराबर F साइन थीटा होगा। F का मान निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशनों का वर्ग करें, जोड़ दें। तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर बराबर F स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस F स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। F स्क्वायर को कॉमन लेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इस वजह से F स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में घटक और वाई अक्ष की दिशा में घटक हैं, उनके वर्गों को करें, जोड़ दें, तो हमें परिणामी बल या संवेग है वो प्राप्त हो जाएगा। अब हम अपनी पुरानी कंसेप्ट पर दोबारा से चलते हैं। तो अब देखिए कि जो आपतित फोटोन की दिशा है उसके सापेक्ष संवेग का मान कितना होगा। जो आपतित विकिरण है उसका संवेग h/c है, टक्कर से पूर्व का, और इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, 0। तो संवेग का मान m/v, v 0 है, 0 के बराबर होगा। तो टक्कर से पूर्व का संवेग कितना होगा, h/c प्लस 0 होगा। टक्कर के पश्चात विकिरण थीटा कोण बनाते हुए निकलता है, और इस दिशा में थीटा कोण वाली दिशा में संवेग का मान है h/c। तो आपतित विकिरण की दिशा में इसका घटक मान कितना होगा, अभी मैंने जैसे समझाया था कि h/c cos थीटा के बराबर होगा। फाई कोण बनाते हुए जो दिशा है उसमें इलेक्ट्रॉन का संवेग mv है, लेकिन आपतित विकिरण की दिशा में कितना होगा, फाई कोण बन रहा है, तो कितना होगा, mv cos फाई के बराबर होगा। तो टक्कर के पश्चात का संवेग h/c cos थीटा प्लस mv cos फाई होगा। तो ये जो अभी हमने लिख रखा है यहाँ पर, इसे हम सॉल्व कर लें तो c को पक्षांतर करके ले जाएं, तो mvc cos फाई बराबर h/- h/- cos थीटा मिलता है, और h को अगर हम कॉमन ले लें तो -/- cos थीटा मिलता है, जिसे हम समीकरण नंबर 2 के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। अब यदि इसकी लंबवत दिशा में देखें, लंब दिशा कौन सी, ये वाली लंब दिशा, इसमें हम देखेंगे तो ये कोण 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये कोण थीटा है। और इसके सापेक्ष जब घटकों को आप देखोगे तो आपतित विकिरण 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो h/c cos 90 का मान 0 होता है, 0 होगा। और ये जो विकिरण है, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, ब्रह्मावस्था में 0 है, तो संवेग का मान अभी भी 0 होगा। तो टक्कर से पूर्व लंब दिशा में, इस दिशा में संवेग का मान 0 हुआ। टक्कर के पश्चात देखते हैं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो h/c cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा के होगा। तो इसका कितना होगा, h/c साइन थीटा होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो एंगल ये बनाता है, वो 90 प्लस फाई है। 90 cos 90 प्लस फाई का मान -sin फाई होता है,
तो इसका घटक समवे का मान -mb cos 90 प्लस फाइव, जो साइन फाइव के बराबर होगा, माइनस साइन फाइव के बराबर आ जाता है, और हम ये लिख लेते हैं। तो आपतित फोटोन की लंबवत दिशा में संवेग का मान h0-c साइन थीटा माइनस mb साइन फाइव हो गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पक्षांतरण किया तो इधर ले गए इसे, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है mbc साइन फाइव इजिकल टू h0 साइन थीटा के बराबर, जिसे हम समीकरण 4 के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। अभी हमने बताया था आपको कि परिणामी वैल्यू निकालने के लिए दोनों ही इन घटकों के मानों को वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा। इन्हें हम वर्ग करके जोड़ते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड के वर्ग को जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के वर्ग को जोड़ेंगे। तो समीकरण 3 में था mbc cos फाइव, और समीकरण 4 में है mbc sin फाइव। दोनों का वर्ग करेंगे, m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके एक ही बार में लिख देते हैं, cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में है h नू माइनस नू डैश कॉस थीटा, इसका वर्ग करेंगे तो h स्क्वायर नू माइनस नू डैश कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया। और इस समीकरण 4 में राइट हैंड साइड में है h नू डैश साइन थीटा, इसका वर्ग करेंगे h स्क्वायर नू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव एक होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू बचेगी एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू नू माइनस नू डैश कॉस थीटा का वर्ग करके लिख देते हैं, तो ये वैल्यू मिलेगी h स्क्वायर नू स्क्वायर प्लस नू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस नू डैश कॉस थीटा प्लस इसका वर्ग h स्क्वायर नू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में h स्क्वायर को कॉमन लेना, तो h स्क्वायर नू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये, और नू डैश साइन स्क्वायर थीटा, h स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिल जाती है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू h स्क्वायर नू डैश स्क्वायर इसके साथ में मिलकर के 1 हो गया, तो नू डैश स्क्वायर माइनस 2 नू डैश कॉस थीटा हमें मिला है। जब ये वैल्यू हमें मिल रही है तो इसमें जो सी स्क्वायर की वैल्यू है उसको हमें और सॉल्व करना है। तो इसके लिए जो समीकरण 2 हमने मिली थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सापेक्ष, एम सी उसको वैल्यू को देखिए आप। इस समीकरण 2 जो हमें यहाँ प्राप्त हुई थी, ये इक्वेशन है ऊर्जा संरक्षण के नियम के सापेक्ष। इस इक्वेशन को हम पुनर्व्यवस्थित करके लिखें तो ये हमें मिलेगा एम सी स्क्वायर इजिकल टू एच नू माइनस नू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी हम वर्ग करें दोनों ओर तो हमें मिलेगा एम स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू एच स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर का प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ वैल्यूज। तो एम स्क्वायर सी की घात 4 बराबर एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके लिखते हैं तो नू स्क्वायर प्लस नू डैश स्क्वायर में 2 नू डैश प्लस दोनों का डबल 2h एम जीरो सी स्क्वायर नू माइनस नू डैश प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4 हमें मिला। इस समीकरण 7 में से समीकरण 5 को घटाएं हम, एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू ये। जब घटाते हैं तो देखिए कि एम स्क्वायर सी की पावर 4 और एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और कॉमन लेते हैं हम यहाँ से और यहाँ से। जो कॉमन हम लेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया
तो सी की पावर 4 है, इसमें से सी स्क्वायर बचा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में बचा। राइट हैंड साइड में आप देखिए कि एच स्क्वायर नू स्क्वायर पर नू डैश स्क्वायर माइनस 2 को नू डैश कॉस थीटा 5 नंबर में है और ये वैल्यू यहाँ पर है। तो नू स्क्वायर प्लस नू डैश स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एच स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही हो रहा है, कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिलती है -2h² नू डैश एक ही बार में कॉमन ले लिया हमने 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h नू डैश m0 c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4 हमें मिला, जिसे हम समीकरण 8 के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस समीकरण 8 में m स्क्वायर के मान को जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली इक्वेशन हमें मिली थी, जिसको हमने वर्ग किया था, वहाँ से हम इस m स्क्वायर की वैल्यू को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें मालूम होता है, लेकिन गतिशील अवस्था में और कितना वेग है, वेग पर निर्भर करता है, वेग हमें मास का मान ज्ञात नहीं है। तो इसको हम रिप्लेस करने के लिए जो समीकरण नंबर 1 है वहाँ से m स्क्वायर का मान हम यहाँ प्रतिस्थापित करें, तो प्रतिस्थापित करने पर m0 स्क्वायर c की पावर 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ है ही इक्वेशन में ये है, और वहाँ था वर्क किया था सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, उस इक्वेशन नंबर 1 से मिला, इक्वल टू -2h स्क्वायर नू डैश 1 माइनस कॉस थीटा, और ये वैल्यू हमें एक्सेस मिल जाती है 2h नू डैश m0 c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4 हमें मिला। यहाँ इस इक्वेशन में ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है। जो कैंसिल करते हैं तो m0 स्क्वायर c की पावर 4 इजिकल टू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू जैसे थी वैसे की वैसे हमें मिल गई है। इस वैल्यू में आप देखिए कि m0 स्क्वायर c की पावर 4 m0 स्क्वायर c की पावर 4 दोनों साइड में है, कैंसिल होंगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं, और यहाँ माइनस है, इसको पक्षांतर करके हम साइड में ले जाएं तो वैल्यू हमें मिलेगी 2h स्क्वायर 2h स्क्वायर नू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इजिकल टू 2h नू डैश m0 c स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं, तो और सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में इधर h है इधर h स्क्वायर है, 2 है दोनों साइड में, 2 कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा h नू डैश 1 माइनस कॉस थीटा बराबर नू डैश m0 c स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है, ये नू डैश m0 c स्क्वायर हमें मिला। हम इसको पक्षांतर करके एक साइड में ले जाएं तो h अपॉन m0 c स्क्वायर, इसको इधर लेके इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नू डैश को इस साइड में लेके आए तो ये नू माइनस नू डैश अपॉन नू डैश हो गया। इस c की वैल्यू को जो स्क्वायर के रूप में है, एक वैल्यू को यहाँ रख लें और एक c को हम इधर पहुँचा दें, तो हमें मिलेगा c इंटू नू माइनस नू डैश अपॉन नू डैश इजिकल टू h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। नू डैश का भाग दें हम दोनों ही वैल्यू में, इनमें इसमें हम भाग देंगे तो c और c का मल्टीप्लाई करते हैं तो c अपॉन नू डैश माइनस c अपॉन नू इजिकल टू h अपॉन m0 c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हमें मिलता है। आप जानते हो कि c अपॉन नू डैश तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है, तो प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य का हम लैम्डा डैश मान लें और आपतित को लैम्डा मान लें, तो इस वैल्यू को तो हम लैम्डा डैश के बराबर लिख सकते हैं और इसको हम लैम्डा के बराबर लिखें तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस थीटा, अर्थात लैम्डा डैश माइनस लैम्डा प्रकीर्णित विकिरण के तरंग दैर्ध्य में हुई वृद्धि को अभिव्यक्त कर रहा है। डेल्टा लैम्डा लिखते हैं हम
तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2h अपॉन m0c 1 माइनस कॉस थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ ये साइन है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमें मिलेगा। तो h अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, इस वजह से ये 2 आया है। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2h अपॉन m0c साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमें मिला। और ये डेल्टा लैम्डा जो प्रकीर्णित विकिरण की तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हुई है, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य कहलाती है। यहाँ इसमें लैम्डा डैश प्रकीर्णित विकिरण का तरंग दैर्ध्य है और लैम्डा आपतित विकिरण का तरंग दैर्ध्य है। इस इक्वेशन नंबर 9 जिसे हमने नंबर दिया है को आप देखिए कि ये जो वैल्यू है किस पर निर्भर कर रही है, थीटा के ऊपर निर्भर कर रही है, क्योंकि h प्लांक स्थिरांक है, कांस्टेंट होता है, m0 विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कांस्टेंट है, c प्रकाश का वेग है, कांस्टेंट है, तो वैल्यू कौन सी बची, थीटा। थीटा के ऊपर ये निर्भर करता है। प्रकीर्णित विकिरण जिस कोण से आपतित विकिरण के सापेक्ष जिस कोण से प्रकीर्णित होता है उसके ऊपर इस तरंग दैर्ध्य का मान निर्भर करेगा। और इसका आप जानते हो कि उच्चतम मान साइन का कितना होता है 1, और वो कब होता है 90 डिग्री पर। तो थीटा इज इक्वल टू 180 होगा, तो थीटा बाई 2 का मान 92 होगा, साइन थीटा का मान 1 होगा, और साइन थीटा का मान 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान 1 होगा, और उस समय डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2h अपॉन m0c होगा। तो इसका उच्चतम मान थीटा बराबर 180 पर है। जब थीटा का मान 180 है तो इसका मतलब जिस दिशा में आपतित विकिरण आ रहा है उसी दिशा में प्रकीर्णित हो जाता है, तो डेल्टा लैम्डा का मान उच्चतम होगा, यानी कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का मान उच्चतम होगा। आगे हम इसी प्रकार से और चैप्टर्स को अपलोड करेंगे। ठीक, थैंक यू।